नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो पश्चिम बंगाल में पहले फेज का चुनाव आज हो रहा है। 152 कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग आज कर रहे हैं और उनमें जो कुछ प्रमुख कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनमें नंदीग्राम है, दार्जिलिंग है, सिलीगुड़ी है, जलपाईगुड़ी है, कूच बिहार है। नंदीग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, शुभेंदु अधिकारी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी जीत में तो कोई शंका है ही नहीं। ममता बनर्जी को वहां से खदेड़ चुके हैं वो। ममता बनर्जी भाग गई है भवानीपुर, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा है। 40,000 वोट कटे हैं भवानीपुर में। तो जब भवानीपुर में चुनाव होंगे तो आप समझिए कि इस बार ममता बनर्जी का वहां से भी पत्ता कटना तय है। लेकिन वोट पड़ने से पहले ही ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी हैं जी। जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह की बयानबाजी वो कर रही हैं, राज्य की महिलाओं को हिंसा के लिए वो जिस तरह से उकसा रही हैं, और एक सभा में तो उन्होंने कहा कि अगर तृणमूल रहा तो हम फिर मिलेंगे। एक चुनावी सभा में वो गई थी, आपने देखा होगा। तो जाते वक्त उन्होंने कहा कि तृणमूल अगर रही, मतलब सत्ता में रही, तो फिर मिलेंगे। तो एक तरह से वो कहते हैं ना कि हार मान लेना वोटिंग होने से पहले। ममता बनर्जी की ये स्थिति है। और सबसे बड़ा सिरदर्द जो ममता बनर्जी के लिए इस वक्त बना हुआ है वो है बंगाल में 2.5 लाख सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती। इन 2.5 लाख सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती से ममता बनर्जी बिल्कुल बदहवास हो गई हैं। उन्होंने हार मान ली है। उनको ऐसा लग रहा है कि इस बार उनका खेल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब देखिए, पहले चरण के चुनाव से पहले, ठीक पहले, एक दिन पहले 24 परगना जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि भैया जिस तरह से यहां पे सेंट्रल फोर्सेज को तैनात किया गया है, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, बीएसएफ और जो दूसरी जो सेंट्रल एजेंसियां हैं, जिस तरह से उनको वहां पे तैनात किया गया है, उससे ऐसा लगता है कि ये जो चुनाव है ये हमसे छीनने की पूरी तैयारी हो गई है। मतलब इनका जो पूरा हेडक है वो इन सेंट्रल फोर्सेज को लेकर के है। वो कहती हैं कि चुनाव जो है वो एक लोकतंत्र का पर्व है, ये किसी को मारने के लिए नहीं है। देखिए क्या बात करती हैं वो। ममता बनर्जी ये भूल रही हैं कि उनके शासनकाल में पश्चिम बंगाल में किस तरह की हिंसा हुई है और उसी हिंसा से बचने के लिए इन सेंट्रल फोर्सेज को वहां पे तैनात किया गया है। अगर 2021 के चुनाव को भी आप देखेंगे तो तकरीबन 300 हिंसा की घटनाएं हुई थी और जिसमें 58 लोग मारे गए थे आधिकारिक तौर पे। तो वास्तविक संख्या तो इससे कहीं ज्यादा होगी। ममता बनर्जी कहती हैं अपने सपोर्टर्स को कि अगर तुम्हारे साथ कोई ज्यादती होती है तो एफआईआर करवाओ। अरे भाई, एफआईआर करवाने से क्या होगा? गुंडागर्दी तो वही करते हैं, एफआईआर वो थोड़े करवाएंगे। ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा 24 परगना में कि जिस तरह से सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती हुई है ये अनप्रेसिडेंटेड है, अभूतपूर्व है और ये लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं सेंट्रल फोर्सेस को तैनात करके। लेकिन देखिए इसके पीछे की एक कहानी है। कहानी यह है कि पिछले 6 साल में अगर किसी एक राज्य में सबसे ज्यादा चुनावी हिंसा हुई है तो वो बंगाल है, 35%। ये आंकड़े बता रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया 2021 के चुनाव में कम से कम 300 हिंसा की घटनाएं हुई थी, जिनमें तकरीबन 60 लोग मारे गए थे आधिकारिक तौर पे। वास्तविक संख्या तो ज्यादा ही होगी उससे। और यह भी आप देखिए कि जब चुनाव परिणाम आए उसके बाद किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स के खिलाफ हिंसा हुई। खास करके जो हिंदू महिलाएं थीं, जो मतुआ महिलाएं थीं, उनके खिलाफ किस तरह की हिंसा हुई और किस तरह से चुन चुनकर उनको निशाना बनाया गया। तो अगर इन चीजों को रोकना है तो सेंट्रल फोर्स को तो वहां पे डिप्लॉय करना पड़ेगा और सेंट्रल फोर्स को वहां तब तक रहना चाहिए जब तक की स्थिति सामान्य ना हो जाए। 2021 की जो घटना ये बताती है कि 1 महीने तक सेंट्रल फोर्स वहां पे रहेगी, वो काफी नहीं है। अगर तृणमूल कांग्रेस की वापसी होती है, जिसकी संभावना बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर हो जाता है तो फिर तो हिंदू महिलाओं को जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगी उनको बलात्कार का शिकार होना पड़ सकता है, जैसे पिछली बार जैसे आरोप लगे थे। हिंदू पुरुषों की हत्या हो सकती है। तो इसके लिए तो सेंट्रल फोर्स को डिप्लॉय करना बहुत जरूरी है। और मजे की बात यह है कि ममता बनर्जी कहती हैं कि हमारी जो पुलिस है वो भी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गई है। कैसे भाई? ये पुलिस आपकी है, ठीक है, अभी इलेक्शन कमीशन कंट्रोल में है, लेकिन पुलिस अब बीजेपी के साथ मिल गई है, ये उनका आरोप है। अच्छा देखिए, वो अपने स्टेट के ही आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स और पुलिस पे भरोसा नहीं कर रही हैं और दूसरे
वो एक डर फैलाने की कोशिश कर रही हैं, फिर से एसआईआर को एक मुद्दा बना रही हैं। वो कह रही हैं कि 90 लाख नाम डिलीट हो गए हैं एसआईआर में, और उन्होंने देखिए किस तरह का फियर मॉन्गरिंग जो कहते हैं ना, भय फैलाना। उन्होंने कहा कि आधा जो बंगाल है, बंगाल के जो आधे लोग हैं 50%, उनको भगा दिया जाएगा, डिपोर्ट कर दिया जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो, क्योंकि एसआईआर के बाद एनआरसी होगा और जिसमें आधी जनता जो है, आधी पॉपुलेशन जो है वो भगा दी जाएगी बंगाल से बाहर। तो आप सोचिए कि किस तरह कि फियर मॉन्गरिंग, किस तरह का भय फैलाने की कोशिश ममता बनर्जी ने चुनाव में की है। इस तरह से आप वोटरों को डरा सकती हैं क्या? राज्य की मुख्यमंत्री ये कह रही हैं, किस तरह से डर फैला रही है। देखिए कि एसआईआर में 90 लाख नाम कट गए और अब अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो आधी जो पॉपुलेशन है उसको बंगाल से बाहर डिपोर्ट किया जा सकता है। इस तरह की फियर मॉन्गरिंग, लोगों को डराने धमकाने का काम ममता बनर्जी कर रही हैं। अच्छा, इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को जिस तरह से लताड़ा है, ये आईपैक वाला जो रेड हुआ है उस मामले में, वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा जब आईपैक चीफ के घर पे ईडी छापे डाल रही थी तो ममता बनर्जी लाव लश्कर लेकर के डीजीपी को लेकर के वहां पहुंच जाती है और उनके ऊपर आरोप यह है कि डॉक्यूमेंट सीज किए उन्होंने, वहां से डॉक्यूमेंट्स को वो उठा के ले गई, उनके ऊपर आरोप है। और सुप्रीम कोर्ट ने इतना लताड़ा है उनको, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इस तरह से तो आप लोकतंत्र को खतरे में डाल देंगे। इस तरह से कोई भी अगर एजेंसी है और अगर वो अपना काम करती है और वहां मुख्यमंत्री पहुंच जाए और राज्य के जो अधिकारी हैं वो पहुंच जाएं, इन्वेस्टिगेशन को बाधित करें, तो इसको तो स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब देखिए ये जो रेड ईडी ने डाला था वो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित था, मनी लॉन्ड्रिंग से। और इस केस में जब छापे पड़ रहे थे तो ममता बनर्जी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ वहां पहुंच गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा एग्जैक्टली ये आप सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये बात तो बिल्कुल भी सही नहीं है कि इस तरह से ऑफिसर्स वहां पे जा करके और इस तरह की जांच को बाधित करें। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और मैं कोट करता हूं, उन्होंने कहा कि दिस इज पर से एन एक्ट committed by an individual who happens to be the chief minister keeping the whole democracy in jeopardy। मतलब भाई ये काम किसने किया बाधित करने का इन्वेस्टिगेशन को? ये एक ऐसे शख्स ने किया जो कि मुख्यमंत्री है और पूरे लोकतंत्र को बाधित किया, उसने पूरे लोकतंत्र को ध्वस्त करने का काम किया, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो सोचिए कितनी बड़ी टिप्पणी है। हालांकि ममता बनर्जी ने कहा कि ये जो रेड्स जो हो रहे थे वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। अब ये कैसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे? आईपैक के जो चीफ हैं उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, वो भी कोल स्कैम का मामला है। भाई आईपैक को वो हेड करते हैं लेकिन उसकी आड़ में वो बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जो गैर कानूनी है। तो एजेंसी को आप अपना काम करने दीजिए, वहां पे जा करके आप इस तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अच्छा देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से लताड़ा ममता बनर्जी की सरकार को चुनाव के एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि किस तरह से 7 जुडिशियल ऑफिसर्स को वहां पे बंधक बना लिया गया था, उठा लिया गया था, जिसमें 3 महिलाएं थीं। वो जो घटना मालदा में हुई थी जहां पे एसआईआर के विरोध में एक प्रदर्शन लोगों ने किया था, ये सब टीएमसी के गुंडे ही थे। बाद में ममता बनर्जी ने उसको थोप दिया एक ऐसे व्यक्ति पे जिसके बारे में उन्होंने कहा कि वो एआईएमआईएम का सदस्य था। पता चला कि वो एक बार चुनाव लड़ा था लेकिन उसकी बहुत सारी फोटो ममता बनर्जी के साथ थी, बिल्कुल उन्हीं की ये सब करतूत थी, ये तो बड़ा स्पष्ट था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी याद दिलाया कि आप पश्चिम बंगाल में किस तरह से लोकतंत्र को बाधित करने की कोशिश कर रही हैं। ममता बनर्जी कहती है ना कि एसआईआर करके लोकतंत्र को बाधित किया जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, लोकतंत्र को आप खत्म कर रहे हो। याद करो किस तरह से 7 जुडिशियल ऑफिसर्स को, जिसमें 3 महिलाएं थी, उनको आपने घेर लिया और कम से कम 8-9 घंटे तक उनको बंधक बना करके रखा। तो ये सब कुछ याद दिलाया। सुप्रीम कोर्ट भी बिल्कुल पूरी तरह से नाराज है। ममता बनर्जी जिस तरह से कानून का मजाक उड़ा रही है, हर चीज में उनको दौड़ करके सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाना। आपको याद होगा एसआईआर की प्रक्रिया को रोकने की उन्होंने कितनी कोशिश की थी उन्होंने। कभी कर्मचारियों को नहीं दिया, फिर कर्मचारियों को डराया धमकाया, ये कहा कि भाई इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा, समय हमें और चाहिए।
कर्मचारियों को फोन करके कहा कि मृत व्यक्तियों के नाम मत काटो। यह कहा कि जो घुसपैठिए हैं उनके नाम मत काटो। खबर यह आई कि घुसपैठियों को फर्जी दस्तावेज वो मुहैया करवा रही है उनकी सरकार। लेकिन शुक्रिया करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल नहीं दबी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर तो होकर के रहेगा। एसआईआर हो गया, 1 करोड़ नाम कट गए लगभग, और अभी 27 लाख ऐसे लोग हैं जिनके पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है, एक भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिनको कि डाउटफुल नहीं कहा जा सके। तो आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी की हर हरकत को देख रही है और इसलिए इस बार तो धज्जियां उड़ा दी सुप्रीम कोर्ट ने। यह भी कहा कि आईपैक के मामले में आपने जो किया वो बिल्कुल गलत है, आगे चल करके इसकी जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट के रुख से तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोई सेंट्रल एजेंसी इसकी जांच करेगी और उसके बाद ममता बनर्जी के लिए बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि उनके ऊपर तो आंच आएगी। अब उनकी गिरफ्तारी होगी कि नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से प्रथम दृष्टया तो उनको दोषी मान ही लिया है, प्राइमा फसाई तो उनको दोषी मान ही लिया है। अच्छा देखिए, जो चुनाव बंगाल में हो रहे हैं, आज पहले फेज का चुनाव है, 3-4 ऐसी वजह हैं जिनसे बड़ा स्पष्ट है कि तृणमूल कांग्रेस इस बार बिल्कुल हारने जा रही है। सबसे पहली वजह तो एसआईआर ही है। एसआईआर में जिस तरह से नाम कटे हैं, अब कोई घुसपैठिए का नाम उसमें नहीं है। जहां तक संभव कोई घुसपैठिए का नाम अब उसमें नहीं है। मृत वोटर्स के नाम उसमें काट दिए गए हैं। तो अब तृणमूल कांग्रेस कोई खेल नहीं कर सकती है। दूसरे लोग 15 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है ममता बनर्जी की, उससे बिल्कुल ऊब गए हैं, वो वहां परिवर्तन चाहते हैं। तीसरे, मुस्लिम वोट वहां जिस तरह से बंट रहा है, कम से कम 4-5 कंटेंडर्स हैं। खुद तृणमूल कांग्रेस सबसे बड़ा शेयर मिलेगा मुसलमानों का। उसके अलावा कांग्रेस जो पूरी सीटों पे चुनाव लड़ रही है 294 पे, उसके बाद लेफ्ट और आईएसएफ, ये नौशाद सिद्दीकी वाली पार्टी जो आईएसएफ है, उसने समझौता किया है लेफ्ट के साथ, वो भी वोट काटेगी। और उसके बाद ओवैसी साहब तो हैं ही। ये सब लोग मिलकर के मुस्लिम वोट काटेंगे और अगर मुस्लिम वोट में सेंध लगती है तो भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुओं को एकीकृत करने का काम कर रही है, एक अम्ब्रेला के नीचे, एक छत के नीचे लाने की कोशिश कर रही है, अगर वो संभव हो गया, वो हो जाएगा। और जैसी खबरें आ रही हैं कि बिल्कुल वही हो रहा है, वोटिंग चल रहा है, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, इसी तरह के संकेत मिल रहे हैं। तो अगर मुस्लिम वोटों में बंटवारा होता है और हिंदू वोट एकजुट होते हैं तो इस बार ममता बनर्जी का खेल खत्म है। आज पहले फेज के वोटिंग में जिस तरह की खबरें बंगाल से आ रही हैं, ममता बनर्जी एक बड़ी हार की तरफ बढ़ रही हैं और इस फेज में तो उनका सुपड़ा बिल्कुल साफ हो जाएगा, ये खबर आ रही है। वैसे आप इंतजार कीजिए 4 मई तक। इसमें कोई शक नहीं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के 15 साल के कुशासन का बिल्कुल अंत होने वाला है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।